राहुल गांधी ने जमहूरी और आईनी इदारों पर उठाए सवाल, कहा मुल्क में नहीं है कोई जमहूरियत। बीजेपी रहनुमाओं ने इल्जामात पर किया जवाबी हमला। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए इल्जामात को करार दिया आइंदा इंतखाबात में शिकस्त का बहाना। कहा कांग्रेस माली मसाइल पर लगा रही अपनी गैर मौजूदियत का इल्जाम। लोकसभा इंतखाबात से कबल जात पात की मर्दमशुमारी के मामले पर कांग्रेस में एहतजाज की आवाजें। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर जाहिर की अपनी नाराजगी। करार दिया इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत की बेइज्जती। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी। उधमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भरा अपना पर्चा नामजदगी। मध्य प्रदेश के धार में कल से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के हुक्म पर 5 रुकनी टीम करेगी साइंसी सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की मुस्तरद। इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी मंसूख करने से किया इनकार। मामले में मुदाखलत न करने की कही बात। बदायूं दोहरे कत्ल केस का मफरूर दूसरा मुलजिम जावेद, पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। जावेद पर 25,000 रुपए का था इनाम। कर्नाटक के गवर्नर ने मंदिरों पर टैक्स लगाने का बिल किया मुस्तरद। रियासती हुकूमत से तलब की वजाहत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। इस मरहले में 21 रियासतों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मरकजी वजीर और उधमपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना, ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह और दीगर बीजेपी लीडरान भी मौजूद थे। खटुआ के कालीबाड़ी चौक पर बीजेपी के हामियों की बड़ी तादाद जमा हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां से रोड शो करते हुए जिला डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी ने तीसरी मरतबा डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर अपना एतमाद जाहिर किया है। इससे कबल 2014 और 19 में भी वो इसी लोकसभा सीट से जीते थे और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर का ओहदा उन्होंने संभाला। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने 3 रियासतों में इलेक्शन इंचार्ज और शरीक इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज और शरीक इंचार्ज का ऐलान किया है। राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे को इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है, जबकि विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा को शरीक इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वहीं हरियाणा के लिए डॉक्टर सतीश पुनिया को इलेक्शन इंचार्ज और सुरेंद्र सिंह नागर शरीक इंचार्ज बने हैं। आंध्र प्रदेश में अरुण सिंह को इंचार्ज और सिद्धार्थ नाथ सिंह को शरीक इंचार्ज बनाया गया है। ये तकरूरी फौरी तौर पर नाफिज हो गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र AIADMK ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। जारी करदा दूसरी फहरिस्त में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। AIADMK जनरल सेक्रेटरी अडपादी के पलानी स्वामी ने फहरिस्त जारी की है। इससे कबल बुध को AIADMK ने 16 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की थी। लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला सदानंद गौड़ा ने सियासत से रिटायरमेंट होने का ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत छोड़ने का ऐलान किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी के लिए काम जारी रखेंगे। साथ ही ये भी वजाहत की कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। अगस्त 2011 में सदानंद गौड़ा कर्नाटक के वजीर आला बने थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार में उन्हें काबीनी वजीर बनाया गया था। लोकसभा इंतखाबात से कबल लीडरों के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस में तो जैसे भगदड़ मच गई है। 1 जनवरी 2024 से अब तक हर रोज तकरीबन 200 लीडर, ओहदेदार और कारकुनों ने कांग्रेस छोड़ा है। आज नागौद के साबिक MLA
यादविंदर सिंह और रिटायर्ड आईजी रामलाल ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। वजीर आला मोहन यादव और रियासती सदर वीडी शर्मा ने भोपाल बीजेपी दफ्तर में उन्हें रुकनियत दिलाई। और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से मरकजी हुकूमत पर कांग्रेस के अकाउंट्स मुंजमद करने और भारत में जमहूरियत को ख़त्म करने के इल्ज़ामात पर जवाबी हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से आज मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए झूठे इल्ज़ामात आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त का बहाना है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि भारत की जमहूरियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। इनकम टैक्स की दफात का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के खातों को कानून के मुताबिक मुंजमद किया गया है क्योंकि उन्होंने वक्त पर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ झूठ बोला गया है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है? हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया और झूठ बोले आज। कांग्रेस की आला क़यादत के इल्जामात पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की है। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस की आला क़यादत आइंदा आम इंतखाबात में तारीखी शिकस्त से खौफजदा है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अवाम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देंगे और तारीखी शिकस्त के खौफ से उसकी आला क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और भारतीय जमहूरियत और इदारों के खिलाफ बयानात दिए। वो आसानी से अपनी गैर मौजूनियत का इल्ज़ाम माली परेशानियों पर आयद कर रहे हैं। दर हकीकत उनका दिवालिया माशी नहीं बल्कि अखलाकी और फिक्री है। इनकम टैक्स हुक्काम के जरिए कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने के मसले पर जेपी नड्डा ने कहा कि अपनी गलती को दुरुस्त करने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों का जिम्मेदार अहदेदारों को ठहरा रही है, ITAT हो या दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो कवायद पर अमल करके बकाया टैक्स अदा करें, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर हर इलाके, हर रियासत और तारीख के हर लम्हे में लूटने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने लिखा कि ऐसी जमात के लिए माली बेबसी की बात करना मज़े का खेज़ है। उन्होंने कांग्रेस को ये भी मशवरा दिया कि जीप से लेकर हेलीकॉप्टर और बोफोर्स तक तमाम घोटालों से जमा होने वाली रकम को वो अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सकती है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी पर भी जवाबी हमला किया। भारत में जमहूरियत को झूठ बताने वाले राहुल गांधी के उस बयान पर बीजेपी सदर ने लिखा कि कांग्रेस के पार्ट टाइम लीडरों का कहना है कि भारत का जमहूरियत होना झूठ है। क्या मैं उन्हें शाइस्तगी से याद दिला दूं कि 1975 और 1977 के दरमियान सिर्फ चंद माह के लिए भारत में जमहूरियत नहीं थी और उस वक्त भारत का वजीर आजम कोई और नहीं, इंदिरा गांधी थी। इससे कबल आइंदा लोकसभा इंतखाबात और दीगर कई मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों की साख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इदारों को जमहूरियत की हिफाजत करनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इन सब के दरमियान जात पात की मर्दमशुमारी के मामले पर कांग्रेस में ही आपसी इख्तलाफात सामने आए हैं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा लीडर और साबिक सदर राहुल गांधी के बार बार जात की मर्दमशुमारी कराने की बात से खुश नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे पर सवाल उठाए हैं। आनंद शर्मा ने इस मामले पर कांग्रेस के कौमी सदर खड़गे को खत लिखा है। अपने खत में आनंद शर्मा ने लिखा है कि जात पात की मर्दमशुमारी बेरोजगारी और अदम मसावात का हल नहीं है। अपने खत में उन्होंने जात पात की मर्दमशुमारी के मुतालबे को इंदिरा और राजीव की विरासत की तौहीन करार दिया है। आनंद शर्मा के खत के बाद कांग्रेस के इंतखाबी मौजू में एक जात पात की मर्दमशुमारी पर पार्टी के अंदर के अख्तलाफात वाज़ेह तौर पर बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस ने अरुणाचल असेंबली इंतखाबात के लिए 34 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। अरुणाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। वोटों की गिनती 2 जून को होगी। यहाँ की असेंबली की मुद्दत 2 जून 2024 को खत्म हो रही है। और लोकसभा इंतखाबात के लिए 25 मई को राजधानी दिल्ली में वोटिंग होगी। ऐसे में सियासी जमात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर हम मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने गौतम गंभीर को अपना उम्मीदवार बनाया था। साथ ही इस बार पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हर्ष मल्होत्रा मशरक़ी दिल्ली से म्यूनसिपल काउंसलर और 2015-16 में मशरक़ी दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। वो किन मसाइल पर आवाम के दरमियान जा रहे हैं, इस पर हमारे नामा निगार गिरीश निशाना ने खास बातचीत की। भाजपा ने पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात करते हैं सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की जो पिछले 10 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो लाभ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के नागरिकों को मिला है, उस विषय में बात कर रहे हैं। जो आगे हम उनको और सुविधा दे सकते हैं, जैसे जहां झुग्गी वहां मकान, उस प्रधानमंत्री जी की उस योजना में केंद्र सरकार का मेजर रोल है, लेकिन उसमें लगभग 25% राज्य सरकार का भी रोल होता है। जब वो ओके करती है तो ही वो हो पाता है। पर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को जनता को सहूलियत देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, दिल्ली के एलजी साहब ने अभी दिलशाद कॉलोनी में, कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की 3 बस्तियों में जहां झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों पे मकान बनाने वो योजना प्रारंभ कर दी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जहां भी झुग्गियां हैं, वहां पर हम जहां झुग्गी वहां मकान को लागू करने का भी जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। लेकिन वो मकान सिर्फ कंक्रीट का मकान नहीं है। आप झुग्गी में देखते होंगे तो झुग्गी बस्ती में नाली का पानी सड़क पर होता है, क्योंकि नाली होती ही नहीं है। वो जो वेस्ट वाटर है वो सब सड़क पर इधर उधर फैला हुआ होता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, कोई पार्क नहीं होता, पीने का पानी भी उसमें मिक्स हो रहा होता है, बदबूदार पानी पीना पड़ता है। लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा तो वहाँ साफ सुथरी सड़कें, सीवर की व्यवस्था, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, ऐसा पार्क भी जहाँ पर वहाँ के नागरिक बैठ के अपनी बातचीत कर सके, थोड़ा घर से बाहर भी ग्रीनरी में बैठ सके। मेरे मन में सबसे पहली प्रायोरिटी ये लगती है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विधायक कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। मैं मानता हूँ कोई चुनौती नहीं है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप विधायक होते हैं तो पार्टी की, जनता की अपेक्षा आपसे होती है। जनता की अपेक्षा होती है कि पीने का पानी साफ मिले, फ्री मिले, कम पैसे में मिले, ज़्यादा में मिले, वो बाद की बात है। पहले पीने का पानी साफ मिले। कुलदीप जी के इलाके में पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा। पानी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये कहते थे कि हम आधा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। सड़कों की हालत जर्जर है। 500 स्कूल खोलने वाली पार्टी 5 स्कूल नहीं खोल पाती है उस विधानसभा में, कुलदीप जी की विधानसभा में। वहां पर 20 अस्पताल इन्होंने दिल्ली में खोलने थे, एक तो खोलते, आसपास ही खोल देते। 20 कॉलेज खोलने थे, कोई कॉलेज खोला है क्या? ये सवाल जनता उनसे पूछ रही है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, मेरे कार्यकर्ता साथियों का प्यार, सहयोग, कर्मशीलता मुझे निश्चित तौर पर प्रभु के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे संसद में पहुंचाएगा। ये थे हर्ष मल्होत्रा जी, जो अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ भोजशाला का साइंसी सर्वे जुमे की सुबह से शुरू होगा। ये सर्वे ASI करेगा। सर्वे के लिए हिदायत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने दी है। भोजशाला का सर्वे शुरू होने से पहले DD न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव भोजशाला पहुंचे और उसका जायजा लिया। ASI की सर्वे टीम जुमे की सुबह वहां पहुंचने पर क्या देखेगी, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। धार की भोजशाला की अगर बात करें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। ये वो भव्य भोजशाला है जिसकी तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं, और यही वो प्रांगण है जहां पर हर मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को हिंदू पक्ष जो है वो यहां पर पूजा करता है। माँ वाग्देवी का मंदिर इसको बताया जाता है, हिंदू पक्ष का कहना है, और वो यहाँ पर पूजा करता है। और शुक्रवार का दिन जो एक दिन तय किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इसी जगह पर मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अता करता है शुक्रवार के दिन। भोजशाला मुक्ति यज्ञ नाम से एक समिति जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी पक्ष रख रही है, अपनी बात रख रही है, और उसके संयोजक गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है हिंदू पक्ष का, और क्यों हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है जिसके सबूत आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम जब गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। इसके 17 शिलालेखों का उल्लेख है, जो बाकी शिलालेख अंदर उपयोग किए हुए। 2 शिलालेख जो अंग्रेजों ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था 1902 में, तब इस परिसर को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था, तब से 2 शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः। 93 में जब प्रतिबंध लगा था तो भोजशाला में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबे की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है, वो उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। भोजशाला खुली तो उस वक्त ये यहाँ पर संरक्षित किए गए। जो खंबे हैं उसमें घंटियां भी बनी हुई हैं, ये कुछ घंटियां हमें यहाँ नजर आ रही हैं। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है, जिसमें तो 2 यंत्र हम आज देख सकते हैं, बाकी सब यंत्र समय के साथ नष्ट कर दिए। मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है, यहाँ सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए ये कान है और ये सूंड है। 77 लोगों ने देखे, लेकिन यहाँ विदर्भ में आते थे, पाने पिंजी साथ लाते थे और अपने सबूतों को नष्ट करते थे। एक जो आदेश हुआ है बीच में, जिसके इस आदेश के तहत मंगलवार के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन नमाज होगी। एक ही स्थान पर ये दोनों आदेश संभव नहीं है। अगर हमारा कहना था कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो भाई, और मंदिर है तो हिंदुओं को दो। जब तक इसका टाइटल नहीं बदलेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद, जब तक कोई निर्णय भूमिका भी नहीं होगी, तो हमने फिर एक अलग से आवेदन लगाया कि ज्ञानवापी और अयोध्या की तर्ज पर इसका सर्वे किया जाए और बताए तो सही कि मंदिर है कि मस्जिद। ASI की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, इस विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये प्रमाण काफ़ी कुछ हिंदू पक्ष को लगता है कि बताने के लिए होंगे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोजशाला, धार। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के गवर्नर ने मंदिरों पर टैक्स लगाने के बिल को मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर ने वजाहत तलब करते हुए पूछा कि क्या दीगर मजहबी इदारों पर भी ऐसी शराइत आयद की गई हैं। फरवरी 2023 में मुतनाज़ा कर्नाटक हिंदू मजहबी इदारे और खैराती औक़ाफ़ तरमीमी बिल 2024 को कानून साज कौंसिल में मुस्तरद कर दिया गया था, जबकि इसे असेंबली में मंजूर किया गया था। मजराई डिवीज़न के तहत तकरीबन 35,000 मंदिर हैं, जिनमें से 205 मंदिर जिनकी सालाना आमदनी 25 लाख रुपये है, उन्हें ग्रुप ए में दर्जाबंदी की गई है। ग्रुप बी में 193 मंदिरों को रखा गया है, जिनकी आमदनी 5 लाख से 25 लाख रुपए के दरमियान है। तकरीबन 34,000 मंदिर जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है ग्रुप सी में शामिल हैं। रियासती हुकूमत ने मंदिर से 5% टैक्स वसूल करने की तजवीज़ पेश की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक कानून पर रोक लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 2 नए इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री में मुदाखलत करने से भी इनकार कर दिया।
समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर पाबंदी लगाने से अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी। अदालत ने यह भी कहा कि नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि फरवरी में कानून बनने के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री का अमल शुरू हो गया था। दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री से मुतालिक नए कानून को चैलेंज किया है। इसके तहत वज़ीर आज़म, एक मरकजी वज़ीर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर पर मुश्तमिल 3 रुकनी पैनल इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करते हैं। ख्याल रहे कि 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की रिटायरमेंट और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन में 2 कमिश्नरों के ओहदे खाली हो गए थे। नए कानून के मुताबिक तश्कील दिए गए पैनल ने इन दोनों ओहदों पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साबिक अफसरान यानेश कुमार और सुखबीर संधू को तैनात किया है। अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट से वजीर आला अरविंद केजरीवाल को धचका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के जरिए मुमकिन गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। अदालत ने ईडी से केजरीवाल की नई अर्जी पर जवाब तलब किया है। अदालत ईडी के समन को चैलेंज करने वाली केजरीवाल की अर्जी के साथ ही इस नई अर्जी पर 22 अप्रैल को अब समाअत करेगी। बदायूं दोहरे कत्ल केस में मफरूर दूसरे मुलजिम जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में 2 बच्चों के कत्ल के मुलव्विस मकतूल साजिद के भाई जावेद को देर रात बरेली से गिरफ्तार किया गया और इस वाक़े के बाद जावेद ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और दिल्ली भाग गया था। देर रात मकामी लोगों ने उसे बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जावेद पर 25,000 रुपये का इनाम था। गुज़िश्ता मंगल को बदायूं में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 2 मासूमों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हमने इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनको इन्वाइट करेंगे और उसके आधार पर उनका निष्कर्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। अगली खबर असम से। असम पुलिस की एसटीएफ टीम ने दाइश के सरबराह हारिस फारूकी और उस ग्रुप के एक और रुकन को असम में दरअंदाजी के बाद गिरफ्तार किया है। इस मामले में असम पुलिस के आईजीपी एसटीएफ पार्था सारथी महंत ने कहा है कि दोनों मुजरिम पहले ही कौमी तहकीकाती एजेंसी की इंतहाई मतलूब फहरिस्त में शामिल थे। दोनों को असम पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद एनआईए के हवाले कर दिया है। अब एनआईए इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात कर रही है। These two leaders are wanted in NIA cases. NIA had already shared that with us, and since cases are pending in NIA against these two ISIS leaders, we have handed over them to NIA, and NIA is proceeding with their arrest and other legal procedures. उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली के त्यौहार से पहले गोकुल में मशहूर छड़ीमार होली खेली जा रही है। छड़ीमार होली को गोकुल में फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तारीख को खेला जाता है और इस साल छड़ीमार होली आज ही मनाई जा रही है। गोकुल की छड़ीमार होली खेलने के लिए दूर दूर से अकीदतमंद आते हैं। ये मेला यहाँ सदियों से मनाया जा रहा है। कदीम रिवायात के मुताबिक यहाँ हर साल छड़ीमार होली का एहतमाम किया जाता है। छड़ीमार होली के दिन कान्हा की पालकी और सजी हुई गोपियाँ हाथों में छड़ियाँ लिए पीछे पीछे चलती हैं। हम आपको मथुरा ब्रज की होली के नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ की होली की अपनी अलग ही अहमियत है। यहाँ की होली न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी मशहूर है। हर साल हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से लोग होली मनाने के लिए ब्रज खास तौर से आते हैं। खेल की खबरों में हिंदुस्तानी मर्दों की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में आज अफगानिस्तान से टकराएगी। मिडफील्डर जैक्सन सिंह और स्नेटर बैक अनवर अली की वापसी से
हिंदुस्तानी टीम को तक़वियत मिली है। ये दोनों खिलाड़ी इंजरी से सेहतयाब होकर टीम में शामिल हो गए हैं। हिंदुस्तान के क्वालिफायर में 2 मैचों के बाद 1 जीत के साथ 3 पॉइंट्स हैं। मौजूदा एशियन चैंपियन कतर 2 जीत के बाद 6 पॉइंट के साथ टॉप पर है। कुवैत 1 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान अपने दोनों मैच हारने के बाद आखिरी नंबर पर है। कुवैत के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद हिंदुस्तानी टीम क्वालिफाइंग मरहले में आगे बढ़ने की मजबूत पोजीशन में है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।